भारत के भौतिक प्रदेश में दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत के तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और इसमें एक बार दोबारा से अपन देख लेते हैं। दोस्तों ये 4 भौतिक प्रदेश, जिसमें नंबर 1 पर सबसे पहले उत्तर में आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय से दक्षिण में आते हैं तो नंबर 2 पर विशाल मैदानी प्रदेश, ये मैदानी भाग। और नंबर 3 पर आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दोस्तों ये तीनों भौतिक प्रदेश अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे इस चौथे भौतिक प्रदेश की, जिसका नाम है तटीय प्रदेश। दोस्तों ये समुद्र के किनारे, ये है चौथा भौतिक प्रदेश जिसका नाम है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश, ये तटीय प्रदेश है। ये भारत का तटीय प्रदेश है। सबको पता होगा भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत के एक साइड में पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर। भारत के दक्षिण में इधर ये श्रीलंका, पड़ोसी देश श्रीलंका, और दक्षिण में इधर ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पूर्व में देखा जाए इधर तो ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। सबको पता होगा, उम्मीद करता हूं कि सबको इस बात का पता होगा कि भारत जो है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। नंबर 1 पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। दोस्तों ये भारत की तटीय सीमा है, शुरू होती है गुजरात से, ये समुद्री सीमा। दोस्तों आज अपने इस तटीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस तटीय प्रदेश का क्षेत्रफल की अगर बात करें दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है दोस्तों, ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। 1 नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय पठार, दूसरे नंबर पर आता है मैदानी प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है तटीय प्रदेश। यह भारत का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है दोस्तों। इनका क्षेत्रफल लगभग में 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये जो भौतिक प्रदेश है, तटीय किनारा जो है, इसकी अगर देखा जाए समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी ज्यादा नहीं होती। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई होती है मात्र 100 मीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई होती है मात्र 100 मीटर, केवल 100 मीटर। ये जो तटीय प्रदेश है दोस्तों, भारत का तटीय प्रदेश, विशेषता ये जो तटीय प्रदेश है दोस्तों, ये कृषि के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा बंदरगाहों के लिए, बंदरगाह जितने भी होते हैं भारत में, जितने भी बंदरगाह हैं वो दोस्तों तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। समुद्र के किनारे तटीय प्रदेशों में होते हैं बंदरगाह।
इसलिए बंदरगाह व्यापार व पर्यटन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से, दोबारा से देखेंगे, व्यापार, पर्यटन, बंदरगाह की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होता है भारत का तटीय प्रदेश। साथ साथ में दोस्तों ये जो तटीय प्रदेश है, यहां कुछ क्षेत्रों में जहां पर नदियों के डेल्टा होते हैं, वहां कुछ क्षेत्रों पर कृषि भी की जाती है, तो कहीं कहीं पर बागानी फसलें भी यहां पर उगाई जाती हैं। बागानी फसलें भी यहां पर उगाई जाती हैं। अब अपन बात करेंगे कि कौन से तट पर कौन सी कृषि की जाती है, कौन से तट पर कौन सी बागानी फसलें उगाई जाती हैं। व्यापार पर्यटन संबंधी बंदरगाह कौन कौन से हैं, इन बंदरगाहों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बंदरगाहों के बारे में बताएंगे महेश जी, बिल्कुल आपको बंदरगाहों के बारे में बताएंगे, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको जो तटों से संबंधित हैं। आप बिंदास रहिए, बस केवल मन लगा करके पढ़ते रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरी श्रीराम टीम के साथ, बिल्कुल सारी चीजें आपको बताएंगे। हां, देखते हैं अब दोस्तों, ये जो तटीय है, जो सीमा है भारत की तटीय सीमा, दोस्तों भारत की जो तटीय सीमा है, ये भारत की तटीय सीमा गुजरात से शुरू होती है और भारत की तटीय सीमा गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से लेकर के ये सीमा समाप्त होती है पश्चिमी बंगाल में जाके, गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल। दोबारा से देखेंगे एक बार, बिल्कुल बंदरगाहों के बारे में बताएंगे महेश जी, बिल्कुल बंदरगाहों के बारे में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आगे। हां, तो ये तटीय सीमा गुजरात से शुरू होती है, भारत की तटीय सीमा गुजरात से शुरू होती है और पश्चिमी बंगाल तक फैली हुई है। दोस्तों इस भारत की तटीय सीमा की लंबाई गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। बहुत सारी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। बिल्कुल नीलोफार अंसारी, बिल्कुल 6100 किलोमीटर, आपने एकदम बिल्कुल सही बताया। हां, लेकिन अगर यहां पर एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई पूछ ली जाए, संपूर्ण तटीय सीमा, दोस्तों संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई अगर पूछ ली जाए तो दोस्तों ये होती है 7316.6 किलोमीटर। दोस्तों दो तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, दो तरीके से। करुणा जी गुड मॉर्निंग, हाँ आरजे ब्रदर्स गुड मॉर्निंग, बिल्कुल 7516 हाँ बिल्कुल दीपक जी, आप एसएससी, बिल्कुल एसएससी के एग्जाम दें, आप चाहे दिल्ली पुलिस की एग्जाम दें, चाहे राजस्थान पुलिस की, पटवार की, सभी रीट की एग्जाम दें, सीटेट की एग्जाम दें, सभी एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। बिल्कुल तेजपाल जी गुड मॉर्निंग आपको भी। हाँ दोस्तों टाइम का विशेष ध्यान रखा करो, 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है तो फिक्स 9 बजे जुड़ने की कोशिश किया करो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो टॉपिक समझ में भी आता है और पढ़ने में मजा भी आता है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। सुरेश जी गुड मॉर्निंग। भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर और संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। हाँ शिवराज जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपको। हाँ देखते हैं अब आगे, दोबारा बता रहा हूं, बिल्कुल करुणा जी दोबारा बता रहा हूं, दोबारा से एक बार देखेंगे। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर और संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। हाँ अगर बात करेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई मैं आपको भारत के परिचय में पढ़ा चुका हूं, 15200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा पर कर चुके हैं।
हाँ, अब इसमें देखेंगे दोस्तों, ये जो तटीय सीमा की जो लंबाई है, ये सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला, सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है, सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य बताएंगे सभी। देखें कौन सा है, गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात। बिल्कुल गुजरात। आर के चौधरी जी 1663 नहीं है, हां, इसकी लंबाई 1214 किलोमीटर लगती है, 1214 किलोमीटर। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात। जबकि बात करें सबसे कम दोस्तों, सबसे कम सीमा बनाने वाला, या जिसको मैं कहूं न्यूनतम सीमा बनाने वाला, न्यूनतम तटीय सीमा, न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य बताएंगे। न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, बी एल लोढ़ा। बिल्कुल गोवा, आपने बिल्कुल सही बताया आर के चौधरी, बिल्कुल गोवा जो है न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा। और दोस्तों गोवा की जो सीमा है, बिल्कुल आरजे ब्रदर सही बताया आपने, बिल्कुल 101 किलोमीटर, इसकी लंबाई लगभग 101 किलोमीटर इसकी सीमा समुद्र से लगती है गोवा की। दोनों क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं दोबारा से दोहरा देता हूं, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात 1214 किलोमीटर, न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा 101 किलोमीटर। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं इस तटीय सीमा पर बसे हुए राज्यों की, दोस्तों इस तटीय सीमा पर बसे हुए कुल राज्य, तटीय सीमा पर बसे हुए, तटीय सीमा पर बसे हुए कुल राज्य बताएंगे दोस्तों कितने हैं। तटीय सीमा पर बसे हुए कुल राज्यों की संख्या कितनी है बताएं। बिल्कुल सबने सही बताया, बिल्कुल 9 है। तटीय सीमा पर बसे हुए कुल राज्यों की संख्या 9 है, बिल्कुल सबका सही उत्तर। बिल्कुल अमन, संजय, सुरेश, बिल्कुल पोलुडना, चुनाराम, बिल्कुल सही सभी का। बिल्कुल सुमन मीना, बिल्कुल 9 जो है, 9 राज्यों की सीमा जो है वो समुद्र से लगती है। हाँ, जिसमें सबसे, हाँ, कौन कौन से 9 राज्य इसमें आते हैं दोस्तों, मैं आपको 9 के 9 नाम बता देता हूं। सबसे पहले आता है गुजरात, नंबर 1 पर आता है गुजरात। उसके बाद में सीमा लगती है, नंबर 2 पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में नंबर 3 पर आता है गोवा। गोवा के बाद में नंबर 4 पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में नंबर 5 पर आता है केरल। नंबर 6 पर आता है तमिलनाडु। नंबर 7 पर आता है आंध्र प्रदेश। नंबर 8 पर आता है उड़ीसा। और नंबर 9 पर आता है पश्चिमी बंगाल। एक बार दोबारा से देखेंगे, मैं सारे के सारे दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 पश्चिमी बंगाल। सीमा गुजरात से शुरू होती है और पश्चिमी बंगाल तक लगी हुई है। सबसे लंबी इसमें बिल्कुल घनश्याम जी, बिल्कुल सबसे लंबी गुजरात के साथ में 1214 किलोमीटर। घनश्याम जी टाइम से आया करो क्लास में, 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। अब आए हैं, टाइम का सभी फ्रेंड्स, सभी दोस्त टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। बिल्कुल 9 बजे फिक्स जुड़ने की कोशिश किया करो। स्टार्टिंग से अगर टॉपिक को पढ़ोगे दोस्तों, पढ़ने में भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। हाँ बिल्कुल घनश्याम जी, कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखेंगे। हाँ देखते हैं आगे।
दोस्तों इसमें दो राज्य ऐसे हैं, इसमें दो राज्य ऐसे हैं गुजरात, दो राज्य ऐसे हैं गुजरात और पश्चिमी बंगाल। भारत के दो राज्य ऐसे हैं दोस्तों, गुजरात और पश्चिमी बंगाल, गुजरात और पश्चिमी बंगाल, गुजरात और पश्चिमी बंगाल, दो ऐसे राज्य हैं दोस्तों भारत के जो भारत की जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा का निर्माण करते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं, जलीय और स्थलीय दोनों। बिल्कुल संजय जी, दोनों जल और स्थल दोनों सीमा बनाने वाले। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि भारत के कौन कौन से राज्य जलीय एवं स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों दो राज्य हैं, एक गुजरात और दूसरा पश्चिमी बंगाल, जिनकी सीमा स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, देखते हैं और आगे थोड़ा सा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इस स्थलीय प्रदेश की। दोस्तों इस स्थलीय प्रदेश को इन राज्यों के आधार पर, दिशा क्षेत्र के आधार पर, इन स्थलीय प्रदेशों को राज्य और क्षेत्र के आधार पर दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इधर वाला जो तट है दोस्तों, इधर वाला जो तट है इसको कहा जाता है पश्चिमी तट, इसको कहते हैं पश्चिमी तट। इधर गुजरात से लेकर के अपन चलते हैं दक्षिण में कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक इधर वाले तट को कहते हैं पश्चिमी तट। बिल्कुल, जबकि इधर कन्याकुमारी से लेकर के कलकत्ता पश्चिमी बंगाल तक इधर वाले तट को कहा जाता है पूर्वी तट, पूर्वी तट। तो तटीय प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। तटीय प्रदेश को पुनः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग हैं। नंबर एक पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, और नंबर दो पूर्वी तट, पूर्वी तट। दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। दोनों तटों की अगर तुलना करते हैं, दोनों तटों की अगर तुलना करते हैं तो दोस्तों पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है दोस्तों। इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई कम है। इस पश्चिमी तट की चौड़ाई कम है, जबकि पूर्वी तट की चौड़ाई अधिक है। इसकी चौड़ाई अधिक है, पूर्वी तट की चौड़ाई अधिक है दोस्तों। इसकी चौड़ाई जो है लगभग 200 किलोमीटर तक है, जिसकी वजह यह है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पश्चिमी तट की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, विशेषतः पश्चिमी तट की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, नहीं बनाती हैं। हाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, ये जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जिसकी वजह यह है कि दोस्तों ये जो पश्चिमी तट है ये इस प्रकार से खड़ा ढाल है, और खड़ा ढाल होने के कारण इसको नाम दिया जाता है भ्रंशोस्त कगार। दोस्तों ये भ्रंशोस्त कगार का उदाहरण है। पश्चिमी तट जो है ये भ्रंशोस्त कगार का उदाहरण है। और ये जो पश्चिमी तट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये खड़ा ढाल है एकदम, इसलिए जितनी भी नदियां जो मिट्टी बहा करके लाती हैं वो समुद्र के किनारे जमा नहीं कर पाती, सीधा उसको समुद्र के अंदर धकेल देती हैं मिट्टी को। इसलिए दोस्तों इस पश्चिमी तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता, और डेल्टा नहीं होने के कारण इधर कृषि भी नहीं की जाती है या बहुत ही कम की जाती है। हाँ, इधर जितनी भी नदियां गिरती हैं विशेषतः सारी की सारी नदियां डेल्टा न बना करके लगभग अधिकांशतः नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, या जिसको मैं कहूं अंग्रेजी में एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ये जो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो ज्वारनद मुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसलिए दोस्तों पश्चिमी तट पर की चौड़ाई कम होती है। हाँ,
बिल्कुल एस्चुरी का निर्माण। जबकि पूर्वी तट की ओर बहने वाली, इधर पूर्वी तट की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा का निर्माण करने के कारण दोस्तों इसकी चौड़ाई अधिक होती है, जिसके कारण यहां पर विशेषतः कृषि की जाती है। तो पूर्वी तट जो है वो कृषि के लिए सबसे ज्यादा, पूर्वी तट कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि पश्चिमी जो तट है ये बंदरगाहों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी तट की। पहले एक को ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नीलोफार अंसारी सुंदरवन का डेल्टा पूर्वी तट पर ही है, क्योंकि इधर जितनी भी नदियां आती हैं, चाहे वो गंगा हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, जितनी भी नदियां हैं वो अधिकांशतः डेल्टा का निर्माण करती हैं। बाकी इधर जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती। हाँ दोस्तों, अब अपन ले लेते हैं सबसे पहले पश्चिमी तट को। पश्चिमी तट, बिल्कुल पश्चिमी तट सबसे पहले दो भागों में से सबसे पहले अपन लेंगे नंबर 1 पश्चिमी तट। पश्चिमी तट दोस्तों ये है पश्चिमी तट। अब मैं यहां पर दोस्तों ये पश्चिमी तट है, यहां पर ये गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक दोस्तों इस तट को कहते हैं पश्चिमी तट, कन्याकुमारी तक, ये कन्याकुमारी। और गुजरात में अपन बात करें तो दोस्तों कच्छ गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक, इस तट को दोस्तों पश्चिमी तट कहा जाता है। इस तट को कहते हैं पश्चिमी तट। दोस्तों इस पश्चिमी तट को, इस यहां पर दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। पश्चिमी तट दोस्तों, ये जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे इसके और छोटे टुकड़े कर देता हूं मैं। हाँ दोस्तों, इसकी दूरी यहां से कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक दोस्तों इसकी दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी जो है वो 100 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर, जबकि इसकी लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। दोस्तों इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर 1 गुजरात वाले तट को कहते हैं, नंबर 1 इसको कहा जाता है गुजरात तट। नंबर 1 गुजरात तट दोस्तों, इसको गुजरात तट कहते हैं। अरे गौरव नहीं, सह्याद्री तट नहीं, सह्याद्री की पहाड़ियों का नाम है दोस्तों। यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है जिसको कहते हैं पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री की पहाड़ी। इसको तट को सह्याद्री नहीं कहते दोस्तों। गुजरात तट, गुजरात कच्छ से लेकर के ये सूरत तक है दोस्तों। सूरत तक जो तट है, कच्छ से लेकर सूरत तक का जो तट है उसको कहा जाता है गुजरात तट। गुजरात, सूरत से लेकर के दोस्तों गोवा तक, सूरत से लेकर के गोवा तक ये जो तट है दोस्तों इसको कहा जाता है नंबर 2 कोंकण तट। कोंकण तट दोस्तों, इसको कोंकण तट कहते हैं। कहां से कहां होगा ध्यान रखें, सूरत से लेकर गोवा तक नाम दिया गया है कोंकण तट। दोस्तों गोवा से लेकर के और मंगलोर तक, गोवा से लेकर के मंगलोर तक का जो तट है दोस्तों, इस तट को कहा जाता है, नाम दिया गया है नंबर 3 कनारा तट। कनारा तट। हाँ दोबारा से देखेंगे, बिल्कुल गुजरात तट, कोंकण तट, कनारा तट, और दोस्तों मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो तट है दोस्तों इसको नाम दिया गया है नंबर 4 मालाबार तट। तो इसको नाम दिया गया है मालाबार तट। ये है मालाबार तट। दोस्तों एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, बिल्कुल पश्चिमी तट को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गुजरात तट,
नंबर 2 कोंकण तट, नंबर 3 कनारा तट, नंबर 4 मालाबार तट। दोस्तों इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं गुजरात तट की। डिटेल से अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कौन से तट को, गुजरात तट को। पश्चिमी तट पे सबसे पहले बात करेंगे गुजरात तट की। दोस्तों गुजरात जो तट है, गुजरात तट, इसका विस्तार कच्छ से लेकर के सूरत तक है। इसका विस्तार कच्छ से लेकर सूरत तक। कौन सा तट होगा, गुजरात तट। कच्छ से लेकर सूरत तक का जो तट है उसको कहा जाता है गुजरात तट। दोस्तों ये जो गुजरात तट है इसको भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों इसको भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग होंगे, 3। नंबर 1, कच्छ वाले क्षेत्र को नाम दिया गया है कच्छ का तट। नंबर 2, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को नाम दिया गया है सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट। दोस्तों इसका तीसरा भाग है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। दोबारा से देखेंगे एक बार, गुजरात तट को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कच्छ का तट, नंबर 2 सौराष्ट्र तट, नंबर 3 काठियावाड़ तट। दोस्तों ये तीनों के तीनों जो तट हैं ये गुजरात तट से संबंधित हैं। ये गुजरात तट के भाग हैं। ये गुजरात तट, हाँ बिल्कुल। देखते हैं आगे। दोस्तों गुजरात तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह। गुजरात तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों कांडला। गुजरात तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा, कांडला है दोस्तों। गुजरात तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला। दोस्तों जिसका हाल ही में नाम बदल करके कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दोस्तों वर्तमान में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर, प्रश्न आता है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दोस्तों यह कांडला बंदरगाह जो है ये ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है, ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। और दोस्तों ये भारत का एकमात्र मुक्त व्यापार बंदरगाह है। मुक्त व्यापार बंदरगाह, भारत का एकमात्र मुक्त व्यापार बंदरगाह है कौन सा, कांडला बंदरगाह। दोस्तों कांडला बंदरगाह राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह है। अपन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह है कौन सा, कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल करके कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसी दोस्तों ये ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। ज्वार जब समुद्र में आता है उस समय इसमें, उस समय ज्वार जब समुद्र में आता है उस समय इसमें जहाजों को प्रवेश करने दिया जाता है। दोस्तों ये एकमात्र मुक्त व्यापार बंदरगाह है। मुक्त व्यापार बंदरगाह उस बंदरगाह को कहा जाता है जो टैक्स फ्री होता है। बिल्कुल टैक्स फ्री बंदरगाह को कहते हैं मुक्त व्यापार बंदरगाह। भारत का एकमात्र मुक्त व्यापार बंदरगाह है कौन सा, कांडला। दोबारा से देखेंगे गुजरात तट का विस्तार कच्छ से सूरत तक, इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कच्छ का तट, सौराष्ट्र तट, काठियावाड़ तट। इसका सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला, और कांडला का नाम बदल के कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्वारीय बंदरगाह और भारत का एकमात्र मुक्त व्यापार बंदरगाह। दोस्तों गुजरात जो तट है ये नमक उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा नमक उत्पादन किया जाता है, ये विशेषता याद रखेंगे। और यही कारण है कि गुजरात का पूरे भारत में नमक उत्पादन में पहला स्थान है। बिल्कुल नमक उत्पादन में गुजरात का भारत में पहला स्थान है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों चलते हैं नंबर 2 कोंकण तट के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलते हैं नंबर 2, नाम है कोंकण तट। कोंकण तट। दोस्तों ये जो कोंकण तट है, इस कोंकण तट का विस्तार, कोंकण तट का विस्तार जो है दोस्तों सूरत से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है। सूरत से गोवा के मध्य वाले क्षेत्र को, सूरत से गोवा वाले मध्य क्षेत्र को कहा जाता है कोंकण तट। दोस्तों कोंकण तट का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र व गोवा में फैला हुआ है। राज्यों के बारे में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन कौन से राज्यों में, तो राज्य होंगे महाराष्ट्र और गोवा। स्थान पूछ लिया जाए तो सूरत और गोवा के मध्य तट को कहा जाता है कोंकण तट। दोस्तों ये जो कोंकण तट है, कोंकण तट, ये भारत में अल्फांसो एक आम की किस्म होती है जिसको कहते हैं हापुस। आम उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों, भारत में प्रसिद्ध है। दोबारा से देखेंगे दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा आम की खेती की जाती है और आम जो है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का आम यहां पर उगाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सबसे उत्तम क्वालिटी का जो आम होता है वो आम की किस्म होती है अल्फांसो। दोस्तों यहां पर अल्फांसो या हापुस, इसी को कहते हैं अल्फांसो या हापुस किस्म की जो उत्तम क्वालिटी का जो आम उगाया जाता है वो इसी तट पर उगाया जाता है। कोंकण तट इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों इस कोंकण तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों मुंबई। यहां का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। दोस्तों मुंबई के बारे में अगर अपन बात करें तो मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। नंबर 1, सीधा सा प्रश्न आ जाए, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, दोस्तों आंसर होगा मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है मुंबई। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो है चेन्नई, और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। बिल्कुल मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। दोस्तों मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का शहर। कहते हैं किसको? मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का शहर। दोस्तों मुंबई 7 टापुओं पर बसा हुआ है, 7 द्वीपों पर बसा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो सोलसेट है। सबसे जो बड़ा द्वीप है वो है सोलसेट। सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? सोलसेट द्वीप मुंबई का सबसे बड़ा द्वीप है। बिल्कुल आगे देखेंगे दोस्तों, ये जो मुंबई है, मुंबई के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं 2-4 बातें आपको यहां पर और बताने वाला हूं। हाँ देखते हैं आगे दोस्तों, मुंबई जो है मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को कहा जाता है भारत की व्यापारिक राजधानी। तो कहते हैं किसको? मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी या भारत की व्यावसायिक या जिसको कहा जाए वाणिज्यिक राजधानी। दोस्तों भारत की व्यावसायिक या वाणिज्यिक जो राजधानी है वो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को बिल्कुल आरजे ब्रदर्स, बिल्कुल मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है।
आप इसको आर्थिक राजधानी भी कह सकते हो, आप इसको वाणिज्यिक राजधानी कह सकते हो, व्यवसायिक राजधानी कह सकते हो, व्यापारिक राजधानी कह सकते हो। और यहां पर मैं आपको बताऊं, सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी। और यह भी कहते हैं किसको? मुंबई को। बिल्कुल बिल्कुल वित्तीय राजधानी भी, हां बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हाँ, देखते हैं, चलते हैं उससे आगे। दोस्तों अगला तट है नंबर 3 पर, और तट का नाम है कनारा। नंबर 3 कनारा तट। दोस्तों ये जो कनारा तट है, कनारा तट का विस्तार गोवा से लेकर के मंगलोर तक, गोवा से लेकर के मंगलोर तक फैला हुआ है। दोस्तों ये जो कनारा तट है, कनारा तट का सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में फैला हुआ है, कर्नाटक में फैला हुआ है। राज्य की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। स्थान की बात करेंगे तो गोवा से लेकर मंगलोर तक, गोवा से लेकर मंगलोर तक या के मध्य। हाँ दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस कनारा तट को कन्नड़ तट भी कहते हैं, इसी को कहते हैं कन्नड़ तट, कनारा तट या कन्नड़ तट, इसी को कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यू मंगलोर। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यू मंगलोर। दोस्तों ये जो न्यू मंगलोर है, ये यहां से ईरान को लोहा निर्यात किया जाता है, यहां से ईरान को लोहा निर्यात किया जाता है। और ईरान को लोहा निर्यात करने के लिए दोस्तों ये बंदरगाह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों यहां पर अगर अपन बात करें इस कनारा तट की, कन्नड़ तट की, दोस्तों ये जो कनारा तट है ये कॉफी उत्पादन के लिए, कॉफी या जिसको कहते हैं कहवा, कॉफी उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी उत्पादन के लिए। और यही कारण है कि कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है, कौन सा स्थान होगा? पहला स्थान। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। दोबारा से देखेंगे, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भारत का कौन सा तट कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा तट होगा? कनारा तट। प्रश्न यह आ सकता है, कनारा तट का विस्तार कौन से राज्य में है? तो राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। बिल्कुल, कनारा तट का विस्तार किन किन स्थानों के मध्य है? तो गोवा से लेकर के मंगलोर तक। हाँ, न्यू मंगलोर बंदरगाह के द्वारा किस देश को लोहा निर्यात किया जाता है? तो देश कौन सा होगा? ईरान। दोस्तों इस तट की ज्यादा व्याख्या नहीं है। चलते हैं अगला तट, मालाबार तट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नंबर 4 मालाबार तट। नंबर 4 मालाबार तट। दोस्तों ये जो मालाबार तट है इसका विस्तार फैला हुआ है मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है इसको नाम दिया गया है मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। दोस्तों ये जो मालाबार तट है इसका सर्वाधिक विस्तार फैला हुआ है केरल में। राज्य की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? केरल। हाँ, अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहां ये जो तट है ये तट मसाले, और नारियल उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मसाले और नारियल उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों। बिल्कुल, मसाले और नारियल उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है कौन सा तट? मालाबार तट। और यही कारण है कि मसाले
मसाले और नारियल उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। केरल का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, क्योंकि इस तट पर सबसे ज्यादा मसाले और नारियल उगाए जाते हैं। और दोस्तों यही कारण है, मैं आपको बता दूं कि केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा, इसीलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। बिल्कुल रबड़, बिल्कुल नारियल और रबड़ के लिए भी प्रसिद्ध है भाई, रबड़ के लिए भी, हाँ बिल्कुल रबड़ के लिए भी केरल प्रथम स्थान पर है। यहां पर रबड़ भी उगाया जाता है। बिल्कुल, देखते हैं आगे। तो केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। दोस्तों दूसरी अगर बात देखें तो ये जो मालाबार तट है, मालाबार तट पर भारत में सर्वाधिक लेगुन झील पाई जाती है। सर्वाधिक लेगुन झील इसी तट पर पाई जाती है। दोस्तों सबसे ज्यादा लेगुन झील इसी तट पर पाई जाती है, मालाबार तट पर। हाँ बिल्कुल अनिल कुमार जी, विश्व में थाईलैंड का रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान है, लेकिन भारत में केरल का रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान है। लेगुन झील भारत में सर्वाधिक लेगुन झील केरल या मालाबार तट पर सर्वाधिक लेगुन झील पाई जाती है, केरल या मालाबार तट। दोस्तों लेगुन झील समुद्र के किनारे बनने वाली जो झीलें होती हैं उनको कहते हैं लेगुन झील। बिल्कुल अनिल जी, चिल्का झील लेगुन झील का उदाहरण है। हाँ, यहां पर सबसे ज्यादा लेगुन झील पाई जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर इन लेगुन झीलों को कहते हैं कयाल, एक नाम दिया जाता है कयाल। तो कयाल झीलें या लेगुन झील पूरे भारत में सबसे ज्यादा केरल में पाई जाती हैं। कौन सी झील? कयाल। बिल्कुल, यहां की केरल की सबसे बड़ी झील है, केरल की सबसे बड़ी झील है, नाम है वेबनाद झील। दोस्तों ये वेबनाद झील जो है ये केरल की सबसे बड़ी झील है। वेबनाद झील केरल की सबसे बड़ी झील है। कौन से तट पर? मालाबार तट पर। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, और बहुत सारी चीजें यहां पर मैं बताने वाला हूं। हाँ देखते हैं दोस्तों, केरल के मालाबार तट की अगर अपन बात करें, केरल के मालाबार तट की अगर बात करें दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले मानसून का प्रवेश भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश केरल तट या मालाबार तट से होता है। भारत में दोस्तों सबसे पहले मानसून का प्रवेश अनिल जी विशाखापट्टनम आएगा, आगे आपको बताएंगे। भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश मालाबार तट या केरल राज्य से होता है, और यह होता है लगभग 1 जून को। भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश मालाबार तट से होता है। और यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कौन से तट से होता है? तो तट कौन सा होगा? मालाबार। और राज्य कौन सा होगा? केरल। केरल में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है लगभग 1 जून को। तो दोस्तों ये था भारत का पश्चिमी तट। अब दोस्तों अपन बात करेंगे भारत के पूर्वी तट की। बात करते हैं भारत के पूर्वी तट की। 2 नंबर पर आता है कौन सा तट? पूर्वी तट। दोस्तों ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट की अगर अपन बात करें दोस्तों, पूर्वी तट को भी पुनः 4 भागों में बांटा गया है। इसको भी पुनः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग, यहां पर ये 4 भाग। नंबर 1, सबसे पहले ये 4 भाग। सबसे पहले जो तट आता है दोस्तों,
तट को नाम दिया गया है नंबर 1 कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, नंबर 1 कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। नंबर 2 नाम दिया गया है काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। और नंबर 3 नाम दिया गया है उत्कल तट, उत्कल तट। और नंबर 4 नाम दिया गया है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस मैप का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इस मैप को याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कोरोमंडल तट, सबसे दक्षिण में कोरोमंडल, फिर काकीनाडा, फिर उत्कल और सबके लास्ट में उत्तरी सरकार। ये इनका क्रम है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे तो उत्तरी सरकार, उत्कल, काकीनाडा, कोरोमंडल। हाँ, और इधर बात करें तो सबसे पहले गुजरात, फिर कोंकण, कनारा और मालाबार। दोस्तों यहां पर बिल्कुल सबसे पहले बात करूंगा मैं कोरोमंडल तट की, एक को मैं समझा देता हूं दोस्तों। हाँ, सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से की, कोरोमंडल तट की। दोस्तों कोरोमंडल तट का सर्वाधिक विस्तार फैला हुआ है तमिलनाडु में, इसका विस्तार तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु, काकीनाडा तट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। उत्कल तट उड़ीसा में, उड़ीसा। और उत्तरी सरकार तट का विस्तार है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। दोस्तों कोरोमंडल तट तमिलनाडु, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, उत्कल, उड़ीसा, उत्तरी सरकार, पश्चिमी बंगाल। सबसे पहले बात करेंगे कोरोमंडल तट की। दोस्तों कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट, इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई, सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई। दोस्तों चेन्नई भारत का, चेन्नई भारत का सबसे, मनोज जी इनकी दूरी नहीं होती, चेन्नई कोरोमंडल तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई। और चेन्नई दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है कौन सा, चेन्नई, कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। विशेषता याद रखें, एक बार दोबारा से देखेंगे, एक बार दोबारा से याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई, जबकि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। हाँ, देखते हैं आगे। दोस्तों कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट पर भारत में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा, सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है, जिसको अपन कहें भारत में लौटते हुए मानसून के द्वारा, लौटते हुए मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा इसी तट पर होती है। लौटते हुए मानसून के द्वारा या शीतकालीन मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा कौन से तट पर होती है, तो तट कौन सा होगा, कोरोमंडल। और बिल्कुल ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में शीतकालीन मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा कौन से तट पर होती है। दोस्तों तट की बात करें तो कोरोमंडल, और राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, जो मैंने आपको यहां पे नीचे लिख दिया है तमिलनाडु। राज्य की बात करोगे तो तमिलनाडु, और अगर तट की बात करोगे तो कोरोमंडल तट। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अगला तट, काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो काकीनाडा तट है, इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है, काकीनाडा तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। दोस्तों ये जो विशाखापट्टनम है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। बिल्कुल भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। दोस्तों ये विशाखापट्टनम चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है, चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है, इसलिए इस बंदरगाह को कहा जाता है स्थलबद्ध बंदरगाह, स्थलबद्ध बंदरगाह, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैंड लॉक,
लैंडलॉक बंदरगाह। लैंडलॉक बंदरगाह या स्थलबद्ध बंदरगाह कहा जाता है विशाखापट्टनम को। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद में चलते हैं उत्कल तट की। उत्कल तट का दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह है, उत्कल तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है पारादीप। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है पारादीप। दोस्तों ये जो पारादीप बंदरगाह है, ये जापान को लोहा निर्यात करने के लिए, जापान को लोहा निर्यात करने के लिए भारत में प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा जापान को लोहा निर्यात किया जाता है, सबसे ज्यादा लोहा निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। बिल्कुल आगे चलते हैं और सबके लास्ट में चौथा जो तट है उत्तरी सरकार पश्चिमी बंगाल में। दोस्तों इस उत्तरी सरकार तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है कलकत्ता। यहां का सबसे बड़ा बंदरगाह है कलकत्ता। और कलकत्ता जो बंदरगाह है दोस्तों, कलकत्ता बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह और नाम है कलकत्ता। दोस्तों आंतरिक बंदरगाह उस बंदरगाह को कहा जाता है, आंतरिक बंदरगाह उस बंदरगाह को कहा जाता है जो किसी नदी के किनारे होता है, उसको कहते हैं आंतरिक बंदरगाह। दोस्तों ये हुगली नदी के किनारे है, सबको पता होगा कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह है। और दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा जवारीय बंदरगाह भी है, सबसे बड़ा जवारीय बंदरगाह भी है। सबसे बड़ा जवारीय बंदरगाह है कौन सा? कलकत्ता। बिल्कुल